सितंबर 2025 में नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि को अचानक बैन कर दिया। 30 मिलियन आबादी वाला देश, उनमें से 90% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया बंदी ने जैसे चिंगारी भड़का दी। नेपाल के युवा अचानक सड़क पर उतर आए। यही है नेपाल का जनरेशन जेड आंदोलन। अब हम जानेंगे नेपाल का जनरेशन जेड आंदोलन सोशल मीडिया की वजह से है या नेपाल में कुछ और ही चल रहा है। 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा यानी जनरेशन जेड नेपाल में वो नया सरकार बना रहे हैं। ज्यादातर विरोध किशोर और युवा चला रहे हैं। इन युवाओं की सबसे बड़ी नाराजगी भ्रष्टाचार, भयभतीजावाद और आर्थिक असमानता को लेकर है। सोशल मीडिया बंदी मात्र ट्रिगर था, असल में ये प्रोटेस्ट दर्शकों से पली नाराजगी का इजहार है। दूसरे शब्द में ये एक ऐसा आंदोलन है जहां नेपाल के नवयुवक जनरेशन जेड अपने देश को वापस चाह रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जैसे एक युवा ने कहा, हम अपने देश को वापस चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार को रोकने आए हैं। ये लाइन सड़कों पर गूंज रही है। आंदोलन का आराम यह है कि नेपाल के युवा अपनी मजबूरी बयां करने का जरिया सिर्फ सोशल मीडिया था, उस पर भी उन्हें बंदी लग गई। सरकार ने राज्य संप्रभुता और सुरक्षा का हवाला देते हुए 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां पंजीकरण नहीं कराई, जिसके चलते फेक आईडी, हेट स्पीच और फ्रॉड बढ़ रहा था। लेकिन युवा तर्क कह रहे थे कि इस बैन से असल मुद्दा तो दुबक गया। इस कदम के पूर्व ही टिकटॉक पर #NepoKids वायरल हो रहा था, जहां नेताओं के बच्चों की विलासित लाइफस्टाइल दिख रही थी। सोशल मीडिया बंद होते ही सड़कों पर आंदोलन फैल गया। गुरुवार सितंबर 2025 सुबह से ही किशोर युवा यूनिफॉर्म पहनकर किताबें लिए प्रोटेस्ट पर थे। उन्होंने मेन डोर ब्लॉक कर दिया और नारे लगाने लगे। इन नारोबाजी में साफ साफ दिखा सोशल मीडिया सिर्फ एक जरिया था, असल में यह भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्याओं के खिलाफ क्रोध था। एक युवा ने बीसीसी को कहा, हमारा असली मुद्दा भ्रष्टाचार है, सोशल मीडिया बंदी सिर्फ एक बहाना थी। प्रदर्शनकारियों की भी मांग साफ हो गई, सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाओ, सिस्टम में भ्रष्टाचार और भयभतीजावाद को खत्म करो और नेताओं को जवाबदेह बनाओ। पहले दिन विरोध शांतिपूर्ण था। धीरे धीरे स्कूल कॉलेज के छात्र और युवा हाथ में किताबें और झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। धीरे धीरे सेना और पुलिस की बड़ी तैनाती से माहौल गर्म हुआ। रिपोर्टर्स के मुताबिक पुलिस ने दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों जैसी पोशाक में भीड़ पर पानी की तोप, रबर की गोलियां और लाठीचार्ज किया। कुछ उग्र समूहों ने सुरक्षा फॉर्मर्स पर पत्थर और ईंटें फेंकी। इस परिणाम से हिंसा और भड़क गई। संसद की ओर बढ़ते युवा और पुलिस के बीच झड़पें हुई। कुछ समूह संसद परिसर के गेट तोड़कर अंदर घुसे। उन्होंने सरकारी इमारतों में आग लगाई। काठमांडू, विराटनगर, भरतपुर, पोखरा समेत कई शहरों में तोड़फाड़ हुई। कुछ प्रोटेस्टरों ने कांग्रेस और राजपथों की इमारतों में आग लगाई। दुखद दर्दनाक सूचना है, प्रोटेस्ट के दौरान 19 लोग मारे गए। काठमांडू में पुलिस ने युवा छात्रों पर गोलियां चलाई, टीयर गैस छोड़ा, जिसमें 19 लोग मारे गए। 2 अन्य शहरों में भी विरोध हिंसक हो गया। घायल होने वालों की संख्या 300 से ज्यादा थी। कुछ छात्रों ने प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण निकाला था, लेकिन उनमें से कई घायल हो गए। 18 साल का एक लड़का अस्पताल के बिस्तर से कह रहा था कि हमें देश के लिए कुछ करना जरूरी था, लेकिन पुलिस ने बेवजह गोलियां चला दी। एक अन्य प्रदर्शनकारी 19 वर्षीय नीमा शेरपा घायल होकर कहता है, हम तो शांति से शुरुआत कर रहे थे, पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोलियां चला दी। अब आग लग चुकी है, तब तक जाएंगे जब तक हमें असली आजादी नहीं मिल जाती। इस तरह मैदान में व्यापक हिंसा और तोड़फाड़ हो चुकी थी। सरकार के खिलाफ नाराजगी भयानक रूप ले चुकी थी। सरकार और पुलिस की प्रक्रिया कड़ी थी। पुलिस ने विरोध को दबाने के लिए वाटर कैनन, रबर बुलेट और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि काठमांडू की पुलिस को सड़क पर तैनात कर दिया। फिर भी प्रोटेस्टर काबू में नहीं आए। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेहकर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। सोमवार रात ही प्रधानमंत्री रघुराम प्रसाद ओली ने आपात कैबिनेट को बुलाकर माहौल को काबू करने की कोशिश की, पर जनता का विश्वास टूट गया था। घटना की जांच करने के लिए सरकार ने कमेटी बनाने की घोषणा की, फिर भी भीड़ शांत नहीं हुई। मंगलवार को भी प्रोटेस्ट जारी रहा, सड़कें जाम रही, पुलिस और प्रोटेस्टर आपस में भिड़ते रहे। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री ओली ने 10 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। यह संकेत था कि
सरकार युवा क्रांति के दबाव में धराशायी हो रही है। सोशल मीडिया बैन भी उसी दिन वापस ले लिया गया। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने रॉयटर्स को बताया, हमने सोशल मीडिया बंदी वापस ले ली है, अब ऐप्स काम कर रहे हैं। यानी सरकार ने माना कि यह मुद्दे अपमान की वजह बन चुके हैं। सरकार ने बाद में भीड़ को तितर बितर करने के लिए कर्फ्यू लगाया। परिपत्र और अस्थायी व्यवस्था की खोज शुरू हो गई। कुछ नेताओं और विरोधियों ने तात्कालिक चुनाव की मांग की। एक दुकान मालिक सानू बोहरा ने कहा, अब चुनाव होने दो, नए ईमानदार नेता को चुनेंगे। इस सब के बाद हमें सिर्फ शांति चाहिए। विश्व मीडिया ने भी इस युवा वीडियो को कवर किया है। प्रमुख समाचार एजेंसियां इसे जनरेशन जेड प्रोटेस्ट के रूप में रिपोर्ट कर रही है। रॉयटर्स ने लिखा कि कम से कम 19 लोग मारे गए और पुलिस ने संसद गिरने की कोशिश पर विरोधियों पर आंसू गैस और रबर बुलेट से हमला किया। अल जजीरा ने बताया कि इन मौतों के बाद सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बंदी केवल सजलता नहीं थी, बल्कि वर्षों से संचालित नाराजगी का विस्फोट था। टाइम ने हाईलाइट किया है कि सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, लेकिन इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ भावना और बढ़ गई। ग्लोबल मीडिया में भी चर्चा थी कि इस प्रकार के आंदोलन ने एशिया में हाल ही में असर दिखाया है। श्रीलंका 2022 और बांग्लादेश 2024 की जनता भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आई थी। इसलिए नेपाल के युवाओं की आवाज को दुनिया एक चेतावनी मान रही है। सोशल मीडिया पर रोक लगाने का प्रयास बेकाबू हो सकता है। इस युवा आंदोलन ने नेपाल में भारी राजनीतिक हलचल मचा दी है। ओली सरकार गिर चुकी है। देश में अब राष्ट्रपति जी देखरेख में संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है। सेना और पुलिसों में चर्चा हो रही है, अस्थायी सरकार कौन चलाए। सुनने में आया है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशील कार्की पहली महिला चीफ जस्टिस को विरोधियों ने भरोसेमंद नेता बताया है। अगर उन्हें नेतृत्व में आने वाला सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाता है तो युवाओं को एक उम्मीद है। इन अशांति ने नेपाली राजनीति में नया मोड़ ला दिया। अगर चुनाव जल्द हुए तो वहां के युवा नेता ब्लेंदर शाह खुलकर उभर सकते हैं। सरकार को मजबूर होकर भ्रष्टाचार की जड़ें काटनी होगी, क्योंकि जनता अब किसी बड़ी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन उम्मीद की किरणें भी है। इन आंदोलन ने नेपाल के युवाओं को जागरूक किया है। उन्हें दिखा दिया कि हम गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के इस्तीफे और बयान हटाने से साफ हुआ कि अब नेता भी युवा की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में नई सरकार बनेगी, चाहे वो अस्थायी हो या जनमत से चुनी हुई। नेपाल को सत्ताधारी तबकों को सुधारने का मौका मिलेगा। युवा नेताओं को मिल सकता है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक विकास के मुद्दे पर वादे निभाए। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार के समूहों ने भी बात की है, जिससे उम्मीद है कि दोषियों को सजा मिलेगी और भविष्य में जबरदस्ती कम होगी। नेपाल का सबसे बड़े मीडिया हाउस क्रांति ग्रुप के भवन को भी आग लग चुकी है, लेकिन अब सरकार ने जांच समिति बनाई है और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। यह सब मिलाकर यह संदेश दे रहे हैं कि चूक की भरपाई भी हो सकती है। दोस्तों, हालात अब भी गंभीर है, लेकिन हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। नेपाल का जनरेशन जेड आंदोलन हमें दिखाता है कि जनता की आवाज में कितनी ताकत है। सत्ता को भी झुकना पड़ा और झुकने के बाद भी बार बार पूछता है, अब आगे क्या। अच्छी बात यह है कि पूरे देश के युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी ताकत को पूरी दुनिया ने महसूस किया। दुकानदार सानू बोहरा ने जो कहा उसमें एक आदर्श भाव था। हमें नए नेता चाहिए जो देश के लिए काम करे। इस सब के बाद हमें सिर्फ शांति चाहिए। अंत में हम कहना चाहेंगे, जो चुनौती इस आंदोलन ने दी है उससे नेपाल देश का भविष्य बेहतर हो सकता है। भ्रष्ट नेताओं के सामने नेपाल देश बुलंद हुआ। सियासत की किताब में एक नया पन्ना खुलने जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं तुषार और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और एक नए सच को जानिए। धन्यवाद।